अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो चैप्टर 7 है एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में, 9th क्लास का। इसमें हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे कि जो है ना आर्हीनियस का जो एक नजरिया है उसके बारे में बात करेंगे कि आर्हीनियस एक केमिस्ट था। इस केमिस्ट ने बात की थी कि स्वीडन का रहने वाला केमिस्ट था ये वाला। इसने कहा था कि यार एसिड क्या है, हर वो चीज जो एसिड लाएगी जो पानी के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन खारिज करेगी, और हर वो चीज बेस कहलाएगी जो एक्वा सॉल्यूशन में OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन खारिज करेगी। दो लफ्जों में तारीफ इसकी है। सबसे पहला कंसेप्ट था, सबसे पहला नजरिया था स्वीडन के केमिस्ट ने पेश किया था तेजाबों और सासों के बारे में। तेजाब वो चीज है जो पानी में प्रोटॉन देती है, हाइड्रोजन आयन देती है। बेस वो चीज है जो एक्वा सॉल्यूशन में पानी में हाइड्रोक्साइड आयन फराहम करती है। ये बेसिक दो लफ्जों में इसने तारीफ कर दी थी, लेकिन बाद में इसकी कोई लिमिटेशन भी आई है यार। कुछ ऐसे कंपाउंड भी दुनिया में पाए जाते हैं जो ना तो एसिड है ना बेस है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी इस नजरिए के मुताबिक सर वो पानी में ना तो हाइड्रोजन आयन देते हैं ना हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं आपके नजरिए के मुताबिक, लेकिन हैं वो एसिड बेस, वो एसिड बेस हैं। लेकिन आप जिस तरह कहते हैं कि वो पानी में ये चीज हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देगी, वो नहीं देते, लेकिन एसिड बेस हैं। लिहाजा जी उसकी एक्वा सॉल्यूशन की लिमिटेशन की वजह से उसका जो नजरिया रिएक्ट हो गया था। उसके बाद और नजरिए आगे आए हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं, बताते हैं आपको कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सर स्वेंट आर्हीनियस ये था स्वीडन का रहने वाला, स्वीडिश केमिस्ट था जी ये वाला। इस बंदे ने कहा था एसिड और बेस क्या है। एसिड के बारे में इस बंदे ने ये मुझे सजेशन नजर आई है। इसकी सजेशन ये थी कि सबस्टांसेस विच डिसोसिएट्स इन वाटर which dissociate in water to give proton ऐसा मादा जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन देता है, जहां हाइड्रोक्सोनियम देता है, और हाइड्रोक्सोनियम आयन देता है। ये इसकी तारीफ है जी एसिड के बारे में। उसके आम मसाले हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल हैं HCl, HNO3, H2SO4। ये ऐसे तेजाबों की मिसालें हैं। HCN हाइड्रोजन, ऐसी सबस्टांसेस जो पानी के अंदर H आयन देते हैं। मसलन ये देखिए मेरे पास एक मिसाल है HCl। पानी के अंदर ये हाइड्रोक्सोनियम आयन देंगे या हाइड्रोजन आयन देंगे। एक चीज, या ये प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन देंगे या हाइड्रोक्सोनियम आयन प्रोवाइड करेंगे, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। ये स्वेंट आर्हीनियस के मुताबिक। इस तरह बेस के बारे में इस बंदे ने ये लिखा है कि सर बेस क्या है। कहता बेस ऐसा सबस्टांसेस है which dissociate in water to give
हाइड्रोक्साइल आइन। ऐसा मादा जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन देता है वो बेस है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है। इसकी मिसाल उस बंदे ने कुछ इस तरह दी हुई है, NaOH पानी, मिसालें इसकी कुछ इस तरह से हैं सर, NaOH, KOH, BaOF डिवाइस, ये चीजें। वाटर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है आर्हीनियस के कंसेप्ट में। वाटर के बगैर आप इस कंसेप्ट को बयान ही नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन आई थी जब इसको रिजेक्ट किया था ना इस थ्योरी को, तो उस वक्त इसी वजह से इसको रिजेक्ट किया था कि पानी तक महदूद रखा आपने, पानी के बाहर चीजों को आपने एसिड बेस कहा नहीं है। जो चीज पानी में हल होगी वो एसिड बेस है, नहीं है तो फिर वो एसिड बेस, वो उनके बारे में क्या करना है, लिहाजा इसका ये कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया था। एसिड और बेस पानी में टूटते हैं तो इसके मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। कहता है इट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। जब पानी के अंदर कोई भी एसिड या बेस आप डालते हैं वो टूटता है, तो पानी के मॉलिक्यूल वो जो मादा है एसिड है या बेस उसको घेर लेता है। अगर तो किसी ऐसे आपने सब्सटेंस को पानी में डाला है वो एसिड है, तो उसके जो हाइड्रो प्रोटॉन है उसको घेर लेगा, प्रोटॉन को घेर लेगा पानी। अगर कोई बेस डाला है पानी में तो उसके OH को घेर लेगा पानी। तो ये रिएक्शन शो करता है, इस तरह रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन की केमिस्ट्री बताई हुई है कि एसिड या बेस के जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल आयन है उसको पानी घेर लेता है। उसकी कुछ मिसालें मेरे सामने इस तरह दी हुई हैं। प्रोटॉन बहुत छोटे साइज का होता है और इसकी चार्ज एजेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है पानी के साथ। ये देखें, पानी है, इसके पास ये प्रोटॉन आपने जो दिया था किसी एसिड ने पानी में, तो इसके होना क्या है, ये इसको पानी घेरेगा। जब पानी इसको घेरेगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन। ऐसे, यहां इसको हम लोग कहेंगे ऐसे। हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया ऐसे। सर क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज बहुत है प्रोटॉन के ऊपर, ये बात है। प्रोटॉन है ऐसे स्मॉल साइज छोटा होता है इसका एक बार, और चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी हाई होती है। इन दो चीजों की वजह से, छोटे साइज और चार्ज की डेंसिटी की वजह से, ये जो है ना पानी के वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। और पानी के लॉन पेयर के साथ, ये पानी के लॉन पेयर है, इसके साथ वो ये बॉन्ड बनाता है अपने स्मॉल साइज और हाई डेंसिटी की वजह से। और ये देखिए एक बॉन्ड नया बनाया हुआ है, जहां एक लॉन पेयर था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, उस तरह से ये बॉन्ड बनाया हुआ है और हाइड्रोक्सोनियम आयन क्रिएट कर दिया इस बंदे। ये देखिए यहाँ जो लॉन पेयर था ना वो अपने आप को बॉन्ड की जगह में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, चार्ज डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है प्रोटॉन की, और इसका साइज भी छोटा होता है। और इसकी केमिस्ट्री में ये बात इस बंदे ने बताई है कि ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइल आयन को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं।
प्रोटॉन को और हाइड्रोक्साइल आयन को ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंड कर लेते हैं, सराउंड इट। कि पानी के मॉलिक्यूल देखो इस तरह पानी का मॉलिक्यूल है, इसने ये प्रोटॉन को भी घेर लिया है। अगर इस तरह पानी के साथ हाइड्रोक्साइल आयन होगा उसको भी घेर लेगा। ये रिएक्शन होता है इसका इस तरह है। और उसकी केमिस्ट्री मैं आपको बताता हूं उसमें क्या होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एक 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो सराउंड करते हैं एक प्रोटॉन के गिर्द। एक प्रोटॉन है आपका, उसके गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो सराउंड करते हैं। उसकी तरफ जरा बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स को किस तरह है। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि क्या कहा आपने कि एक प्रोटॉन को 4 घेरते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को 4 घेरते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। उसको जरा मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा मेरे पास एक प्रोटॉन है रिएक्शन के दौरान। अब इसको वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। अब जरा इसकी स्ट्रक्चर को देखिएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए इसी तरह एक इधर बनाते हैं। एक ये वाटर मॉलिक्यूल को घेरा हुआ है। अब एक इधर बनाते हैं। और ये भी दिखाया हुआ है। एक ये घेरा हुआ है। 3 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। चौथा वाटर मॉलिक्यूल इधर दिखाया हुआ है। ये देखें। अब ये आपके सामने जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या घेरा दिखाया हुआ है हमें कि एक प्रोटॉन को 4 वाटर के मॉलिक्यूल, ये देखें एक ये है प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा 4 वाटर मॉलिक्यूल ने एक प्रोटॉन को घेरा हुआ है। एक रिपोर्ट ये कहती है। तो इसी तरह कहता है कि हाइड्रोक्साइल आयन की बात करें वो भी वाटर मॉलिक्यूल से घिरे हुए होते हैं। OH also surrounded by वाटर मॉलिक्यूल। सर हाइड्रोक्साइड आपने कहा कि प्रोटॉन को तो घेरा हुआ है 4 वाटर मॉलिक्यूल ने। हाइड्रोक्साइल आयन भी है वो भी घिरा हुआ होता है। हाइड्रोक्साइल आयन भी वो भी घिरा हुआ होता है। ये देखिए OH ये दिखाया हुआ है आपको। ये भी पानी के वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है।
ये देखिएगा जरा कि सर ये है वो घेरा जो एक जे डाला हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल्स दो हैं, इन्होंने एक हाइड्रोक्साइल आयन जो है उसको घेरा हुआ है। हाइड्रोक्साइल आयन जो है उसको घेरा हुआ है। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। सर वाटर के दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक हाइड्रोक्साइल आयन को घेरा हुआ है इन्होंने। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल ध्यान में रखिएगा अपने तरफ। आर्हेनियस ने यह भी बयान किया कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान के स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो टूट कर पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये अपने आयन जो है उनका तबादला करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के दौरान। आर्हेनियस ने पहली मर्तबा जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो बयान किया था। वो कहता है कि जब कोई न्यूट्रलाइजेशन होती है तो एसिड और बेस पानी की मौजूदगी में अपने अपने मुतल्लिका आयंस में टूट जाते हैं। ये एसिड है, ये बेस है, ये टूटेगा पानी की मौजूदगी में। बात ध्यान में रखिएगा, पानी की मौजूदगी में मुतल्लिका आयंस में टूटेगा और इस तरह ये आपस में मिलकर ये इधर मिल जाएगा, ये इधर मिल जाएगा। ओवरऑल क्या रिएक्शन आएगा, NaCl प्लस H2 वो पानी बन जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो किया हुआ है उस बंदे ने। तो इसके बाद है कि सारे हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रिएक्ट करते हैं और पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वही मेरे वाली बात ये की है सर, ये दोनों आयन जो है हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन मिलते हैं तो पानी के 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं और हीट खारिज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कहता है जब NaCl नमक जो है वो पानी में हल होता है साल्ट NaCl जो है जो बनता है पानी के साथ वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। आपने कहा ना ये पानी में बना था, ये नमक भी बना, पानी तो ये बना दिया आपने, साथ नमक भी बना, ये वाला Na प्लस और Cl। तो सर ये आप तो कहते हैं नमक है ये वाला, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, नहीं, इसमें ये सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता। सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आपने बात की है ना, NaCl बन रहा है, वो सॉलिड क्रिस्टल में नहीं होता, वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। हाइड्रेटेड स्पेक्ट्रेटेड सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में, कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। ये वाला क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। Na और Cl जो हाइड्रेटेड स्पेक्ट्रेटेड आयन होते हैं, हाइड्रेटेड स्पेक्ट्रेटेड आयंस कौन से आयन है, इसमें आयन पाए जाते हैं हाइड्रेटेड स्पेक्ट्रेटेड आयन और सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है, नॉट इन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। NaCl इस रिएक्शन में सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में शो नहीं होता। मिनरल एसिड्स जो होते हैं, मिनरल के एसिड HCl वगैरह, वो आमतौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो टोटली पानी में हल हो जाते हैं, अपने आयन दे देते हैं, और कमजोर एसिड वो होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं वो जरा अपने आयन से मुकम्मल तौर पर अपने आयन से टूटता नहीं है पानी में, उसे बोलते हैं वीक एसिड। तो मिनरल के एसिड ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहता है कि डिपेंड करती है कि किस हद तक ये आयोनाइज होता है पानी के अंदर। कोई चीज कितनी पानी में हल होती है
उस की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि सारे वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बात हो रही है कि सर मिनरल एसिड जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ऑब्जेक्टिव का सवाल है मिनरल एसिड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज, स्ट्रेंथ जो है एसिड्स की, एसिड डिपेंड अपॉन द extent to which it ionize, किस हद तक कोई तेजाब पानी के अंदर आयोनाइज होता है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो है वो देखिएगा HCl पानी के अंदर मुकम्मल आयोनाइज हो जाता है, लिहाजा हाइड्रोक्सोनियम आयन और Cl आयन में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि सर HCl एक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मुकम्मल तौर के ऊपर अपने आयन में कन्वर्ट हो गया है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड वो है जी H2SO4। ये दो स्टेप्स के अंदर टूटता है, ये नहीं कि डायरेक्ट टूट जाता है, ये वीक एसिड है। पहले हाइड्रोक्साइनियम आयन एक बना और HSO4 बन गया, एक हाइड्रोजन खताया हुआ। अगले स्टेप में फिर HSO4 इसने एक और अपना हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन जो है हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया है और SO4 बन गया है। तो ये नाइट्रिक एसिड भी एक सिंगल स्टेप आयोनाइज HNO3 है, इसके बारे में भी है। HNO3 जो है ये भी पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्सोनियम आयन और नाइट्रिक ये अपना कंपाउंड होता है। तो मिनरल एसिड जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सर किस किस तरह अपने आयंस में टूटते हैं। देखिए ये मुकम्मल तौर पर आयन में टूट गया है, ये डाइप्रोटिक एसिड है, दो स्टेप्स के अंदर अपने प्रोटॉन्स को खारिज कर रहा है। एक स्टेप ने ये खारिज किया, दूसरे स्टेप ने अब ये खारिज किया। तो इस तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो भी जो है उसने भी अपने पानी के अंदर अपने प्रोटॉन खारिज किए हैं और ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिजल्ट क्या हमें मिला कि साथ जितने भी अपने एसिड हैं जो मिनरल के एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं इनके मुकाबले में वो जरा कमजोर वीक एसिड्स हैं क्योंकि वो अपने आयंस में इतनी जल्दी टूटते नहीं है। उनकी एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स जरा। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। पानी में मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज नहीं होते, ये वीक एसिड्स हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये एक तेजाब है,
इसकी आयोनाइजेशन परसेंटेज जो है वो 0.32% है। जब ये टूटता है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है CH3COOH पानी में टूटता है तो हाइड्रोक्सोनियम आइन और CH3COO ये इसमें आइन में टूट जाता है। तो ये इसका मतलब है कि 1000 मॉलिक्यूल जो एसिटिक एसिड के हैं, 1000 वाटर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल जो है ना वो टूटते हैं और बकाया जो है वो वैसे रहते हैं। 1 आउट ऑफ 1.32 मॉलिक्यूल 1000 में से डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट इन वाटर। ये इसका रिजल्ट है, हमें ये पता चलता है कि 1000 वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ 1.32% या 1.32 मॉलिक्यूल टूटते हैं पानी में, बगैर नहीं टूटते। इतना कमजोर एसिटिक एसिड है कि ये एक इतना कमजोर तेजाब है। इस तरह मेरे पास एक परसेंट आयोनाइजेशन होती है फॉर्मिक एसिड्स की, वो है फॉर्मिक एसिड्स HCOOH फॉर्मिक एसिड्स। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये पानी के मॉलिक्यूल में किस तरह टूटता है, हाइड्रोक्सोनियम आइन बनेगा और साथ HCO ये बन जाएगा। सर इसकी अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो 1.5 मोलर जो है ना वो 1.06% बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में से 997 जो हैं वो 987 मॉलिक्यूल 1000 में से अनआयोनाइज हैं, अनआयोनाइज हैं। फॉर्मिक एसिड के 1000 में से 997 जो हैं वो अनआयोनाइज हैं। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो 1000 में से 1.32 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, बकाया सारे वैसे ही रहते हैं। इसमें देखें तो सिर्फ आपके सामने जो हैं वो 987 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज हैं, बकाया सिर्फ 13 मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं फॉर्मिक एसिड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की मिसालें हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की मिसालें हैं, आपके ध्यान में रखिएगा कि सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। सर स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो ज्यादा आयोनाइज होते हैं, जो NaOH और KOH हाईली आयोनाइज इन वाटर टू गिव OH आइन। तो ये नॉट हाईली आयोनाइज इन वाटर टू गिव OH आइन। सर ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो वीक बेस होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो बहुत ज्यादा आयोनाइज होते हैं पानी के अंदर, और जो वीक एसिड होते हैं वो इतने ज्यादा आयोनाइज नहीं होते। सर उसकी मिसाल मेरे पास है NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सर अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर तोड़ूं तो बहुत कम उसके आयन बनेंगे, और ये एक वीक बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि सर ये बहुत ज्यादा आयन पैदा कर रहा है, और जो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है पानी में वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो नहीं करता वो वीक बेस है। इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने अपने जेहन में रखनी है। और
ये एग्जाम्पल्स आपको अक्सर पेपर में वो बंदा पूछता है और इसकी एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है। सर आगे टॉपिक है स्टोमिक एसिडिटी, छोटा सा टॉपिक है एसिडिटी, मैदे की तेजाबियत। जब हम खुराक खाते हैं तो हमारे मैदे के अंदर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं या फैटी मटेरियल खा लेते हैं, तली हुई चीजें खा लेते हैं, तो हमारे ना वो तेजाब ज्यादा पैदा हो जाता है। तेजाब की मात्रा, HCl की मात्रा जो है ज्यादा पैदा होने को बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। ये एक कंडीशन है। तो इसकी आम तौर के ऊपर देखा गया है कि ये उस वक्त होता है जब हम लोग मसालेदार स्पाइसी फूड खाते हैं या फैटी फूड ज्यादा ले लेते हैं, तो हमारे ये ज्यादा तेजाब पैदा होता है और हमारे मैदे की जरूरत से ओवर प्रोडक्शन होती है। किसकी ओवर प्रोडक्शन? ओवर प्रोड्यूस HCl। जब ज्यादा HCl पैदा होता है तो फिर हमारे जलन होती है सीने के अंदर, स्टर्नम के नीचे, सीने की हड्डी के नीचे खट्टे खट्टे दगार आते हैं, तो वो ये हाइपर एसिडिटी की मिसाल होती है, ये अलामत होती है। तो हमारा मैदा जो है वो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है खुराक को हजम करने के। ये मैदे में जस्ट प्रोटीन हजम होती है और कुछ हजम नहीं होती, ये बादन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह हजम नहीं होती, जस्ट प्रोटीन हजम नहीं होती है। उसको हजम करने के लिए HCl ज्यादा कार्य करता है। कि जब हम लोग मसालेदार चीजें या फैटी चीजें, तली हुई चीजें ज्यादा ले लेते हैं, जब हम खाते हैं तो मैदे की लाइनिंग होती है, मैदे की अंबार वाली लाइनिंग, जो अंदर वाली लाइनिंग है अंदर, तो वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करती है। तो ये मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब ये ज्यादा एसिड पैदा होता है हमारी मैदे की जरूरत से। तो जब हम लोग, जब ये मसला पैदा होता है उसकी, तो ये बंदे को क्या होता है कि मैदा ज्यादा वो ना तेजाबियत, ज्यादा तेजाब पैदा करता है, उसे बोलते हैं एसिडिटी कंडीशन। तो आम इसकी मिसालें हैं, सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या होती है सर इसकी? सिम्टम्स, ये पेपर में सवाल आता है, फिर इसका इलाज आएगा। सर पहली अलामत क्या है जी? सोर टेस्ट इन स्टमक, मैदे में सोर टेस्ट आएगा माउथ में। फीलिंग बर्निंग आएगी, बर्निंग सेंसेशन, फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, जलन होगी राइट बिलो ब्रेस्ट बोन, बिलो ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, ये हमारी सीने की हड्डी, इसके नीचे जलने, सीना जलेगा अपना। सोर टेस्ट इन माउथ, मुंह में खट्टे खट्टे ढकार आएंगे। हार्ट बर्न और पेन नियर हार्ट एरिया, हार्ट बर्न और पेन नियर हार्ट, दिल के करीब हमें दर्द होगी। तो इसका इलाज सर कैसे है, क्योर कैसे की जाती है, ट्रीटमेंट? ये तो इसकी रामते है ना, इसका इलाज ये है कि ये तेजाबियत होती है, उसको हमने न्यूट्रलाइज करना किसी न किसी बेस के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूजली एंट एसिड होते हैं, एंट एसिड्स हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को हमने लेना होता है, किसी भी दवा की शक्ल में ले लें या जिस शक्ल में भी ये खा लें आप लोग, तो आपके मैदे के जो हाइपर एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये मैदे की तेजाबियत की को न्यूट्रलाइज कर देती है और
इसकी कंसंट्रेशन के अंदर ना बहुत मिन्यूट से हाइड्रोक्साइड होते हैं। कहता है कि इस कंसंट्रेशन जो होती है ना हाइड्रोक्साइल आयन की, इसके अंदर बहुत थोड़ी होती है कि हमारे गले को और हमारे मैदे के अंदर जो है ना वो कोई किसी किस्म का ना OH की कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत लो होती है। तो इससे हमारे थ्राउट या स्टमक को कोई किसी किस्म का वो नुकसान नहीं होता, हार्म नहीं किसी किस्म का होता। ये स्टूडेंट्स अपना हाइपर एसिडिटी का टॉपिक करके इसमें सर क्या होता है कि हमारा मैदा जो है वो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है जरूरत से ज्यादा। ये कब होती है? जब हम लोग ओवर ईट कर लेते हैं, फैटी फूड ज्यादा ले लेते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा ले लेते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर से वो अक्सर खट्टे खट्टे डकार आते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। तो क्या होता है, इसकी लामतें क्या है कि हमें जलने का एहसास होगा, सीने की हड्डी के नीचे ना सेंसेशन ऑफ फीलिंग, जो बर्निंग सेंसेशन होगी। हमारा जो है ना टेस्ट जो खट्टा हो जाएगा, मुंह का जायका, सीना हार्ट बर्न होगी, हमारे दिल के एरिया के पास जलन होगी। इसका सर इलाज क्या होता है? एंटी एसिड्स को चीज खाएं आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। उससे आपके मैदे की जितनी भी तजाबीत है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उससे क्या होता है, तो वो इनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। इससे ये नहीं होता कि मैदे को कोई नुकसान होगा या हमारे गले को कोई नुकसान होगा ये चीजें लेने से। लिहाजा ये लेने से हमारी मैदे की जो है हाइपर एसिडिटी है उससे हमें अफाका हो जाता है। ये तो 10 स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।